पेशेंस नहीं रहेगी पेशेंट्स में। रिसेंट केसेस में बहुत देखा गया है कि आफ्टर सो मेनी ट्रीटमेंट्स, आफ्टर सो मेनी मेडिकेशन, स्टिल कपल्स को फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं इवन आफ्टर IVF। कई बार अर्ली मिसकैरेज होता है, कई बार लेट मिसकैरेज होता है। 14 वीक्स पे, 18-20 वीक्स पे भी जाके मिसकैरेज, बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है। आजकल लेट मैरिज ट्रेंड जो है वो एक कॉमन सा हमारी सोसाइटी में फैक्टर बन चुका है। इज इट सेफ टू वापस प्रेग्नेंट होने का थॉट आफ्टर मिसकैरेज? एवरेज सक्सेस रेट क्या है? किस एज में सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है? 35 to 40 की एज में मैंने सुना है कि सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है। कॉन्टिन्यूसली पेन रहना लोअर एब्डोमेन में, कभी कभी ब्लीडिंग हो जाना, स्पॉटिंग हो जाना। डेफिनेटली फ्रोजन एम्ब्रियो के साथ प्रेगनेंसी अचीव करना और फ्रेश एम्ब्रियो के साथ प्रेगनेंसी अचीव करना इज ऑलमोस्ट इक्वली सेम। क्वेश्चंस ही शुरू करते हैं तो हो सकता है कि उनको IVF पे जाना ही ना पड़े। मिसकैरेजेस एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी फेलियर्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में उन कपल्स के लिए जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से कंसीव नहीं कर पा रहे। जब हर जगह से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उन्हें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, देन इज देयर एनी होप आफ्टर ऑल दीज सेटबैक्स? आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री डॉक्टर वरीश कुमार, हु इज फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ इंडियाज लीडिंग इनफर्टिलिटी सेंटर्स, वरदान IVF सेंटर, विच इज लोकेटेड इन अमृतसर एंड जालंधर। डॉक्टर वरीश कुमार एक रिनाउंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं जिन्हें 25 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड और वो नियरली 30,000 प्लस कपल्स की मदद कर चुके हैं टू अचीव अ हेल्दी बेबी। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण और इंसाइटफुल इसलिए है क्योंकि मैंने इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे हैं रिलेटेड टू मिसकैरेज। वो क्या कॉमन कॉजेज हैं जिसकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं? इतने IVF अटेम्प्ट्स के बाद भी IVF फेलियर्स के चांसेस क्यों होते हैं? वो ऐसे क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो आपकी इनफर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं? और बेबी प्लानिंग के वक्त आपको ऐसी क्या सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब इस पॉडकास्ट में मैंने कवर की है। तो अगर आप या आपका कोई भी जानकार इस जर्नी से गुजर रहा है तो ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सर, 25 सालों से ज़्यादा का तजुर्बा है आपका और आपने हज़ारों कपल्स को ब्लेस किया है विद अ बेबी, बट कुछ कपल्स ने फेलियर्स भी फेस करे हैं। तो मिसकैरेज बहुत दो तरह के अगर टाइप से लोग अगर कंसीव करना चाहते हैं, एक तो नॉर्मल कंसीव से फेलियर्स फेस करते हैं, या जब IVF के रास्ते पे जाते हैं तब भी उन्हें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। इवन दो IVF में लेस चांसेस होते हैं कि फेलियर्स के, बट स्टिल बहुत सारे कपल्स को फेस करना पड़ता है। तो उसके बारे में आप टाइप्स ऑफ मिसकैरेज के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मिसकैरेज जो है वो IVF रिलेटेड हो या नेचुरल प्रेगनेंसी रिलेटेड हो, मिसकैरेज होने के चांसेस एक फीमेल में डिफरेंट रीजंस के कारण हो सकता है। बिल्कुल। सो सबसे पहले अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे एक फीमेल में मिसकैरेज होने के चांसेस किन कंडीशन में हो सकता है। नंबर 1 कि फीमेल के जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से एक बेबी को सप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं कई बारी, और उसके कारण एक फीमेल जो अर्ली मिसकैरेज में चली जाती है, अर्ली स्टेज में, मे बी 6 वीक्स, 7 वीक्स, 8 वीक्स की प्रेगनेंसी आई, प्रेगनेंसी देखा कि नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई है, और उसके बाद दो हफ्तों बाद या 3 हफ्तों के बाद जब अल्ट्रासाउंड पे गए तो पता लगा कि बेबी की हार्ट बीट नहीं है, या सैक जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ। सैक अगर डेवलप हुआ तो उसमें बेबी के अंश नहीं आए, जिसको हम फीटल पोल या योग सैक बोलते हैं। सो एक मिसकैरेज की स्टेज है जहाँ पे अर्ली डिटेक्शन ऑफ मिसकैरेज हो गई बिकॉज ऑफ द प्रॉपर हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और उसके कारण बच्चा जो है वो बेबी है जो वो ग्रो नहीं कर पा रहा। नंबर 2 रीज़न हो सकता है कि हो सकता है उसके यूट्रस में किसी तरीके की एबनॉर्मेलिटी हो। तो डिफरेंट यूट्राइन कंडीशंस हैं। सबसे पहले कि देखते हैं कि यूट्रस की बनावट ठीक नहीं है, बाइकॉन्वेट यूट्रस है, आर्कवेट यूट्रस है, सेप्टेट यूट्रस है, या यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं। इन फैक्टर्स के कारण कई बार एक फीमेल जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव करने के बाद या IVF प्रेगनेंसी अचीव करने के बाद मिसकैरेज की स्टेज में चली जाती है। कई बार अर्ली मिसकैरेज होता है, कई बार लेट मिसकैरेज होता है 14 वीक्स पे,
18-20 वीक्स पे भी जाके मिसकैरेज, बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है। फिर उसके बाद फैक्टर आता है जेनेटिक फैक्टर, जिसमें कि जेनेटिक रीज़न हो सकते हैं कि बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है, डिटेक्ट नहीं किया गया और बच्चे की ग्रोथ बंद हो गई। फिर उसके बाद फैक्टर आता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जो कि जेनेटिकली मतलब फैमिली में भी हो सकता है और वो ट्रांसमिट हुआ बच्चे में, मींस फीमेल में या मेल में, और उसके कारण एक बच्चे की जो ग्रोथ है यूट्रस में, बच्चेदानी में, वो होनी बंद हो गई और वो एक रीज़न बन गया मिसकैरेज होने में। फिर उसके बाद आता है लाइफस्टाइल, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओवरडोसेज ऑफ ड्रग्स, अनवांटेड मेडिसिन्स, कोई ऐसी दवाइयाँ जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो कि विदाउट कंसल्टेशन नहीं लेनी चाहिए, खासकर हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं या ड्रग्स रिलेटेड टू पेन किलर्स हैं या ऐसे मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकती हैं। सो ऐसी वाली जो मेडिसिन हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जो कि एक कपल को उसकी एजुकेशन होनी चाहिए बिफोर कि वो कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करें अपना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक लेडी को मिसकैरेज की तरफ लेके जा सकते हैं, मिस्ड अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर तरीके की प्रिकॉशंस, यूसेज ऑफ मेडिसिन, इन चीज़ों की एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी अचीव करती है तो उसको जल्द से जल्द एक गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में चले जाना चाहिए, ताकि उसको किसी तरीके का उसको नुकसान ना हो। प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ्स तक प्रॉपर तरीके से ग्रो करे और वो एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सके। बिल्कुल। तो सर आपने जैसे अर्ली स्टेजेस बताए कि हम कब सिम्टम्स हमें पता चल जाते हैं एक मिसकैरेज होने से पहले, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आए होंगे आपकी तजुर्बे में, तो ये देखा गया है कि फेलियर का रीज़न सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल में भी हो सकती है। फीमेल के एग में प्रॉब्लम है, मेल के स्पर्म में प्रॉब्लम है, या डॉक्टर गाइडेंस ही प्रॉपर नहीं मिल पाती है कपल्स को, जिसके वजह से आगे जाके उनको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो आप ये कॉमन कॉजेज, आप रीज़न्स बताइए कि किस लिए मिसकैरेजेस ज़्यादातर देखे गए हैं। देखिए, मिसकैरेज में जेनेटिक फैक्टर जो है वो एक बहुत, उसके चांसेस बहुत कम है। नॉर्मली यही देखा गया है कि यूट्रस की एबनॉर्मेलिटी, यूट्रस में फाइब्रॉइड, फीमेल में हार्मोन और मे बी लाइफस्टाइल, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक फीमेल में प्रेगनेंसी अचीव करने के बाद मिस्ड अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। सो एक गायनेकोलॉजिस्ट की केयर में जाना, एक गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपर तरीके की मेडिकेशन लेके उस प्रेगनेंसी को ग्रो करने के लिए जो भी एक उनको एडवाइस दी जाती है उसको फॉलो करना चाहिए। कई बार अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारी वॉमिटिंग्स जैसे फीमेल में स्टार्ट होती हैं, कई फीमेल्स में टेम्परेचर, फिर भूख लगना बंद, फिर उसके बाद डिफरेंट रीजंस हो जाते हैं एक फीमेल में अर्ली प्रेगनेंसी में। सो नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्टीन्यूसली हेडेक, कॉन्टीन्यूसली पेन रहना लोअर एब्डोमेन में, कभी कभी ब्लीडिंग हो जाना, स्पॉटिंग हो जाना, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक फीमेल जिसको कंसेप्शन हुई है वो ही एक्सप्लेन कर सकती है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को। सो जिस तरीके की उस फीमेल को प्रेगनेंसी होने के बाद कॉम्प्लिकेशन आती हैं या किस फेज़ में वो उसको आगे ग्रो कर रही है, उसके बारे में उसको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो सके, टाइमली उसको मैनेज किया जा सके, टाइमली उसको ट्रीट किया जा सके, ताकि प्रेगनेंसी को किसी तरीके का लॉस ना हो और वो एक नॉर्मल हेल्दी बेबी पैदा कर सके। सर आपने मॉडर्निटी की बात करी, लाइफस्टाइल की बात करी, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस देखे गए हैं, जिसकी वजह से आईवीएफ एक ऑप्शन मिला है। तो ये क्या चेंजेस ऐसे हुए हैं कि अब हम आईवीएफ का ऑप्शन लेना पड़ रहा है? देखिए, अगर सबसे पहले फैक्टर देखें तो पेशेंस नहीं रहेगी पेशेंट्स में, कि जल्दी से प्रेगनेंसी अचीव कर लें, नेचुरल नहीं हो रहा, 2-3 महीने 4 महीने ट्राई किया नहीं हुआ, तो प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए चलो आईवीएफ करा लेते हैं, इजी तरीका है, फास्ट वे ऑफ अचीविंग ए प्रेगनेंसी है। तो एक तो रीज़न ये रहता है। उसके बाद देखा है टाइम बाउंडिंग बहुत ज़्यादा है, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा है, एबनॉर्मेलिटीज़ होने के चांसेस जो हैं उन कपल्स में ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल एंड ऑल दोस थिंग्स। सो उसके कारण भी जो है एक कपल जो है वो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी अचीव करने की कोशिश करता है, क्योंकि आजकल लेट मैरिज ट्रेंड जो है वो एक कॉमन सा हमारी सोसाइटी में फैक्टर बन चुका है।
सेकंड इज कि लोगों के अंदर कुछ ऐसे मिथ्स हैं, लोगों के अंदर कुछ ऐसे अनवांटेड जिसको कहते हैं कि वहम है, जिनके कारण कि वो चाहते हैं कि उनका जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो, किसी तरीके की कोई मिसकैरेज वगैरह ना हो, आईवीएफ जल्दी से कराएं, प्रेगनेंसी अचीव करें और जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को एक्सपैंड करें और कम से कम अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकें। सो बहुत सारे ऐसे रीजंस भी हैं, डेफिशिएंसीज भी हैं, मेल में भी कमियां हैं, फीमेल में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उनको नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव करने में कई बारी मदद नहीं करते हैं। सो ये फैक्टर्स जो हैं इनको डेफिनेटली उनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ ही कराएं कि उनको प्रेगनेंसी हो। बहुत सारे फर्टिलिटी एनहांसिंग प्रोग्राम्स हैं, डाइट कंसल्टेशंस हैं, अवॉइडिंग सर्टन फैक्टर्स जिसमें स्मोकिंग है, अल्कोहल है, फूड हैबिट्स हैं, उनका लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर वो उन चीज़ों को प्रिकॉशंस उनकी शुरू करते हैं तो हो सकता है कि उनको आईवीएफ पे जाना ही ना पड़े। बट ये सारे फैक्टर्स वो कपल किस तरीके से मैनेज करना चाहता है या करता है, ये सारा कपल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इसके बावजूद भी वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आईवीएफ एक बहुत डिपेंडेबल टेक्निक है जिससे कि एक कपल जो है वो प्रेगनेंसी अचीव करने में कामयाब होता है। और ये फैक्टर जो है ये डिपेंड करता है कपल टू कपल और उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए उसको एक गायनेकोलॉजिस्ट को या एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिल लेना चाहिए। बिल्कुल। तो सर रीसेंट केसेस में बहुत देखा गया है कि आफ्टर सो मेनी ट्रीटमेंट्स, आफ्टर सो मेनी मेडिकेशन, स्टिल कपल्स को फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं इवन आफ्टर आईवीएफ। तो क्या एक होप है आफ्टर दीज ऑल दीज सेटबैक्स कि इवन आफ्टर आईवीएफ फेलियर भी वो कंसीव कर पाए आगे? देखिए, आईवीएफ प्रेगनेंसी होना बेसिकली डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। जब हम आईवीएफ प्रेगनेंसी रेट की बात करते हैं तो नेशनली इंटरनेशनली बहुत अच्छे क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे ये प्रेगनेंसी रेट 60 to 70% भी है। कई जो क्लिनिक्स हैं इससे ज़्यादा भी प्रेगनेंसी रेट आईवीएफ में होने की दावे करते हैं कि नहीं, वी आर बेटर, वी हैव बेटर प्रेगनेंसी रेट, वी हैव बेटर सक्सेस रेट। बट एंड प्रोडक्ट इज टेक होम बेबी रेट, कि हेल्दी बेबी कितने पैदा होते हैं आईवीएफ प्रोसीजर के बाद। सो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि वो अपना जो आईवीएफ है कैसे क्लिनिक में करा रहे हैं जहाँ पे कि उनकी प्रेगनेंसी को फुल टर्म हेल्दी बेबी तक ले जाया जा सके। वो कैसे कंसल्टेंट के साथ इन्वॉल्व हैं जो कि उनकी डे टू डे अगर कोई प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको मैनेज कर सके, ताकि उसको किसी तरीके का प्रेगनेंसी लॉस ना हो, कोई मिसकैरेज ना हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो कि किसी भी प्रेगनेंसी में आ सकती है। सो आईवीएफ से प्रेगनेंसी को फुल टर्म ले जाना, किस क्लिनिक में वो अपना आईवीएफ करवा रहे हैं, किस डॉक्टर से वो प्रेगनेंसी के बाद कंसल्टेशन ले रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो ये डिपेंड करता है कपल के ऊपर कि वो किस क्लिनिक को सिलेक्ट करते हैं अपने आईवीएफ के लिए और किस तरीके से उनकी प्रेगनेंसी को वो कंसल्टेंट, वो गायनेकोलॉजिस्ट जिसके पास वो जा रहे हैं वो उसको फुल टर्म तक लेके जा सकते हैं, जा रहे हैं। और उनके वहाँ पे प्रेगनेंसी रेट और सक्सेस रेट क्या है इसके बारे में एक कपल को पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी भी गलत डिसीजन पे ना हो और बाद में उनको नुकसान हो या किसी तरीके की डिस्करेजमेंट हो। I agree, choosing a right clinic is very important if you are looking for IVF. तो सर जो अर्ली मतलब न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते इतनी जल्दी पेरेंट्स बनने के लिए, तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने एग फ्रीज करा लीजिए, अपने स्पर्म फ्रीज करा लीजिए, ताकि आगे जाके वो आराम से पेरेंट्स बन सके जब भी वो रेडी हो। बट आगे जाके क्या ये फ्रीज्ड स्पर्म्स एंड एग्स की क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है जिससे मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ सके? देखिए, सबसे पहले तो अगर एक कपल ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने एग और अपने स्पर्म फ्रीज कराना चाहते हैं, एग फ्रीजिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो उन फीमेल्स में है जो अनमैरिड है। हाँ। और उनको पता है कि उन्होंने लेट स्टेज पे मैरिज करनी है और अभी स्पर्म के बारे में वो फैक्टर कंफर्म नहीं है। राइट। सो वो लेडीज़ जो अभी स्पर्म फैक्टर के ऊपर कंफर्म नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनका होने वाला पार्टनर कौन होगा, कब मैरिज होगी,
और वो पार्टनर कौन होगा जिसके स्पर्म से वो अपने एग को फर्टिलाइज कराए। सो ऐसी फीमेल्स लोअर एज स्टेज पे मींस बिलो 30 पे अपने एग्स जो है उनको फ्रीज करा लेते हैं। करेक्ट। और कई कपल्स ऐसे हैं जिनमें फीमेल्स में एबनॉर्मेलिटी नहीं है, मेल में एबनॉर्मेलिटी नहीं है, बट वो अभी प्रेगनेंसी अचीव नहीं करना चाहते और उनको दिमाग में ये डर रहता है कि पता नहीं आने वाले टाइम में ओवर द पीरियड ऑफ मैरिज क्या वो प्रेगनेंसी अचीव कर पाएंगे अपने एग्स और अपने स्पर्म के साथ। तो ऐसे कपल्स अपने एम्ब्रियोज फ्रीज करा के रख लेते हैं कि हमारे एम्ब्रियो फ्रीज कर दिया जाए। अच्छा। और हमारा यूट्रस जो है उसको जब तैयारी की जरूरत होगी तो वो तैयार करके उनका आईवीएफ किया जा सकता है फ्रोजन एम्ब्रियोज के साथ। अच्छा। कई कपल्स ऐसे हैं जिनमें फीमेल के एग्स जो हैं वो नहीं बन रहे, बट फिर भी वो मेल को डर है कि एज फैक्टर होने के कारण उसके भी स्पर्म के ऊपर किसी तरीके का इफेक्ट ना आ जाए, तो वो अपने स्पर्म से डोनर एग्स के साथ एम्ब्रियो बना के उनको भी फ्रीज करके कई बार रखवा लेते हैं। डिफरेंट ART सेंटर्स हैं जो ये प्रोग्राम रन करते हैं। सो ऐसे फीमेल्स जिनमें एग फ्रीजिंग भी हो सकती है, एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी हो सकती है, और उनमें अपने एग्स और अपने स्पर्म के एम्ब्रियो भी फ्रीज किए जा सकते हैं। डोनर एग हस्बैंड के स्पर्म के साथ भी एम्ब्रियो फ्रीज किए जा सकते हैं और लेटर स्टेज पे उनसे प्रेगनेंसी अचीव करने की कोशिश की जा सकती है। डेफिनेटली फ्रोजन एम्ब्रियो के साथ प्रेगनेंसी अचीव करना और फ्रेश एम्ब्रियो के साथ प्रेगनेंसी अचीव करना इज़ ऑलमोस्ट इक्वली सेम, सक्सेस रेट सेम है। फ्रोजन एग्स के साथ प्रेगनेंसी रेट जो है डेफिनेटली डिक्लाइन करता है, कम हो जाता है। सो फीमेल्स जिनमें एग फ्रीजिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको जान लेना चाहिए कि फ्रोज़न एग्स के साथ प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो हैं वो 40 to 50% हैं। फ्रोज़न एम्ब्रियोज के साथ प्रेगनेंसी होने के चांसेस उतने ही अच्छे हैं जितने फ्रेश एम्ब्रियो के साथ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के हैं। और ये सोच के कि फ्रोज़न एग्स के साथ या फ्रोज़न एम्ब्रियो के साथ बेशक वो सेल्फ एग सेल्फ स्पर्म है या डोनर एग्स हस्बैंड स्पर्म है, मिसकैरेज नहीं होगा ऐसा नहीं है, वो चांसेस सेम रहते हैं। एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस भी ऑलमोस्ट सेम है। बट एक फैक्टर फ्रोज़न एग्स के साथ प्रेगनेंसी रेट जो है वो डेफिनेटली हर एक क्लिनिक में थोड़ा सा कम है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फीमेल्स को चाहिए कि जल्द से जल्द मैरिज करें, अपना पार्टनर चूज़ करें, ताकि अगर वो अपने एम्ब्रियो फ्रीज करा लें तो वो एक बेटर ऑप्शन है रादर देन गेटिंग देयर एग्स फ्रीज्ड। और अगर सपोज उनके पास ऑप्शन नहीं है तो एग फ्रीजिंग इतनी भी बुरी नहीं है कि उनको आने वाले टाइम में प्रेगनेंसी उनसे नहीं हो सकती। हाँ। प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत अच्छे भी होते हैं उनमें। सो सर, व्हाट इज़ द एवरेज सक्सेस रेट? आपने जैसे बोला कि अच्छे सक्सेस रेट होते हैं, चाहे वो फ्रोज़न भी करा लें या नॉर्मल IVF प्रेगनेंसी भी, बट एवरेज सक्सेस रेट क्या है? किस एज में सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है? 35 to 40 की एज में मैंने सुना है कि सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है ना? तो उस हिसाब से आप बताइए। यूट्रस वाइज, हार्मोन वाइज और साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो एक लेडी जिसकी एज 32 बिलो है उसमें डेफिनेटली इम्प्लांटेशन रेट बेटर है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस बेटर हैं, प्रेगनेंसी का फुल टर्म तक जाना जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। सो ऐसी फीमेल जो प्रेगनेंसी अचीव करने की कोशिश कर रही हैं और चाहती हैं कि वो उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, मे बी बाई हैविंग वन बेबी और आफ्टरवर्ड्स मे बी सेकेंड बेबी। सो उनको चाहिए कि बिलो 32 ईयर्स अगर वो प्रेगनेंसी अचीव करते हैं तो उनको हेल्दी बेबी होने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स जिनकी एज 32 प्लस हो जाती है और 35 प्लस हो जाती है उनको डेफिनेटली ये सोच लेना चाहिए कि जैसे ही वो प्रेगनेंसी अचीव करें तो एक गायनेकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन में चले जाएं ताकि उनके साथ किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट ना हो, मींस इन टर्म ऑफ मिसकैरेज और इन टर्म ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी और इन टर्म ऑफ एबनॉर्मेलिटी ऑफ द बेबी और इन टर्म ऑफ अनहेल्दी जिसको बेबी कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज फैक्टर के साथ एसोसिएट हो जाती हैं। बेटर यही होता है कि जल्दी प्रेगनेंसी अचीव करके अपनी फैमिली को जल्दी वो एक्सपैंड करें और अपना फैमिली लाइफ को कंप्लीट करें। सो आर देयर एनी वेज टू इम्प्रूव द सक्सेस रेट? द अर्ली मैरिज द बेटर इट इज़। नो ड्रग्स, नो मेडिकेशन, नो एडिक्शंस और लाइफस्टाइल जो है वो नॉर्मल करने से
ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में काम करती हैं और उससे मोस्टली फीमेल्स को फ़ायदा ही होता है। सो सर, अब एक कपल का मिसकैरेज हो गया, इज़ इट सेफ टू वापस प्रेग्नेंट होने का थॉट आफ्टर मिसकैरेज, इज़ इट सेफ टू ट्राई इट सूनर? देखिए, मिसकैरेज होने की भी डिफरेंट जेस्टेशंस हैं। अर्ली मिसकैरेज है 6 वीक 7 वीक 9 वीक्स तक मिसकैरेज हो गया। कई प्रेगनेंसीज जो हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर जाती हैं, उसके बाद मिसकैरेज होता है। कई मिसकैरेजेस जो हैं वो 20 वीक्स के बाद भी होते हैं। सो अगर अर्ली मिसकैरेज है तो डेफिनेटली कोई फीमेल जो भी है वो 3 मंथ्स के बाद दोबारा प्रेगनेंसी ट्राई कर सकती हैं। अच्छा। अगर लेटर स्टेज में मिसकैरेज हुआ है जिसमें यूट्रस जो है उस पर भी इफ़ेक्ट आया, यूट्रस की जो साइज़ है शेप है वो नॉर्मल आने में कई बारी 3 से 6 महीने लग जाते हैं। सो ऐसी फीमेल्स में जिनमें प्रेगनेंसी का मिसकैरेज जो है वो आफ्टर 3 मंथ्स हुआ है, सो उन लोगों को 6 मंथ्स के लिए प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए ताकि किसी तरीके का दोबारा ऐसा रिस्क ना हो। 6 मंथ्स के बाद उसके हार्मोन भी नॉर्मल हो जाते हैं, पीरियड्स भी नॉर्मल हो जाते हैं, यूट्रस भी अपनी शेप में नॉर्मल आ जाता है, साइकोलॉजिकली भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाती हैं फीमेल्स। सो जिनकी लेटर स्टेज पे मिसकैरेज मतलब हायर जेस्टेशन 3 महीने के बाद की प्रेगनेंसी ख़राब होती है, उनको 6 महीने का रेस्ट ले लेना चाहिए। अर्ली प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल्स हैं जिनमें 8-9 वीक्स 10 वीक्स तक प्रेगनेंसी अगर वो मिसकैरेज हो जाता है, 3 महीने के बाद डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद अगर वो दोबारा प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हैं तो विद ए कंसल्टेशन हो गए गायनेकोलॉजिस्ट और ए IVF स्पेशलिस्ट या इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट से उनको पहले जान लेना चाहिए कि इज शी फिट, क्या वो यूट्रस वाइज फिट है, हार्मोन वाइज फिट है, या अगर इस बारी वो प्रेगनेंसी अचीव करे तो उसके मिसकैरेज होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव सारी ये जो लास्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ ये सब कवर हो चुका है, बट स्टिल टू बी प्रिसाइज, व्हाट आर द प्रिवेंटेटिव स्टेप्स जो एक वुमेन को लेने चाहिए टू रिड्यूस मिसकैरेज? सबसे पहले तो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, बिल्कुल। नंबर 2 मेडिसिन्स, अनवांटेड ड्रग्स, अनवांटेड थिंग्स जो कि प्रेगनेंसी को नुकसान कर सकती हैं, जिसमें आज की तारीख में अल्कोहल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ड्रग्स बहुत बड़ा फैक्टर है, स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, देन फूड हैबिट्स, जंक फूड, फ्राइड फूड, फिर फ्रोज़न फूड, उसके बाद पोल्यूशन, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली सिटिंग ऑन कंप्यूटर्स, मोर यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स, सिग्नल्स, अनहेल्दी फूड, ये सारी चीज़ें जो हैं अवॉइड कर लेनी चाहिए एक कपल को, स्पेशली एक फीमेल को, ताकि अगर वो प्रेगनेंसी अचीव करती हैं तो उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू।